हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं आपकी दोस्त और इस चैनल की होस्ट यानी कहानियों की दुनिया की आवाज़। आज से हम शुरू करने वाले हैं तेरे रंग में रंगी सीज़न 2 की। इससे पहले इसी कहानी का सीज़न 1 आपको पॉकेट नॉवेल पर नॉवेल के रूप में मिल जाएगा। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग 1। शाम का समय, गंगा निवास। एक डाकिया वाला गंगा निवास के सामने अपनी फटफटी रोकता है और अपने बैग से कुछ निकालने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद वो एक लिफाफा निकालता है और उस पर लिखा पता देखकर कहता है, हाँ यही है। ये बोलकर वो अपनी गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ जाता है। दरवाजे के पास आकर उसने घर की डोरबेल बजाई। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद दरवाज़ा खुला। दरवाजे के सामने एक लड़की गुलाबी साड़ी में खड़ी थी। गोरा रंग, मांग में सिंदूर, माथे पे छोटी सी बिंदी, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ, कानों में झुमके और सबसे खूबसूरत चीज़ गले में मंगलसूत्र, जो उसे धरती पर रहने वाली अप्सरा बता रहा था। ये है वर्तिका व्यास, ऋषभ व्यास की पत्नी, जिनकी शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। डाकिये वाला तो कुछ देर वर्तिका की खूबसूरती में ही खोकर रह गया। तभी उसे वर्तिका की आवाज़ सुनाई दी, भैया अगर कोई कुरियर है तो जल्दी दीजिए, हमें जाना भी है। ये सुनकर वो डाकिया वाला अपने होश में आया और कहा, हाँ मैम। ये बोलकर वो अपने बैग से अपनी डायरी निकालते हुए कहता है, आप ऋषिका व्यास हैं? जी नहीं, पर उनका कुरियर आप मुझे दे सकते हैं, मैं उनकी भाभी हूँ, वर्तिका ने कहा। तो डाकिया वाले ने मना करते हुए कहा, सॉरी मैम, ये कुरियर हम ऋषिका मैम के सिवा और किसी को नहीं दे सकते, प्लीज़ आप उन्हें बुला दीजिए। अरे भैया, मैंने कहा ना, मैं उनकी भाभी हूँ, इसीलिए आप बेझिझक मुझे उनका कुरियर दे सकते हैं। ये बोलकर वर्तिका ने डाकिया के हाथ से कुरियर लेने की कोशिश की, पर डाकिया वाला कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और कहा, सॉरी मैडम, मैं ये कुरियर ऋषिका मैम के सिवा किसी को नहीं दे सकता। इस कुरियर के साथ स्पेशल ऑर्डर आए थे कि हम ये कुरियर ऋषिका मैम के सिवा किसी को ना दें और उन्हीं के हाथों में दें। अभी कुरियर वाले ने ये कहा ही था कि तभी सीढ़ियों से एक आवाज़ आई, कौन है भाभी? ये आवाज़ सुनकर वर्तिका पीछे पलटी। आसमानी कलर के अनारकली सूट में ऋषिका बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लग रही थी। वर्तिका ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दी आपके लिए कुरियर आया है, लगता है कोई नया कुरियर वाला है, इसीलिए आपके लिए आए संदेश को मुझे देने से मना कर रहा है। इस बार ना जीजू को मैं फ़ोन करके ही कह दूंगी, उनका कुरियर वाला मुझे उनका संदेश नहीं देता है। ऋषिका ने ये सुना तो थोड़ा शर्मा गई और कुरियर वाले के पास आकर कहा, जी मैं हूँ ऋषिका व्यास, लाइए। उस डाकिये ने ये सुना तो लिफाफा निकाल कर ऋषिका को थमा दिया और फिर अपनी डायरी आगे कर दी, जिसमें ऋषिका को साइन करना था। ऋषिका ने साइन किए और दरवाज़ा बंद करके लिफाफा लिए मुस्कुराते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगी कि तभी वर्तिका ने उसके हाथ से लिफाफा छीन लिया और कहा, अरे दी, हम भी तो देखें राघवेंद्र जीजू ने क्या संदेश आपके भेजा है। ऋषिका ने ये देखा तो थोड़ा हैरान पर मुस्कुराते हुए कहा, भाभी प्लीज़ लेटर मुझे दीजिए। वो लेटर राघवेंद्र का नहीं होगा, वो तो मैंने कुछ समय पहले डांस कंपटीशन का फॉर्म फिल किया था, उसी से रिलेटेड कोई कुरियर होगा। ऋषिका ने वर्तिका से नज़रें चुराते हुए कहा और वर्तिका की तरफ बढ़ने लगी, पर वर्तिका वहाँ से अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहती है,
अच्छा ऐसी बात है, तो ज़रा हम भी तो देखें कौन सा लेटर है। ये कहकर वर्तिका अपने कमरे की तरफ भाग गई। ये देखकर ऋषिका भी अपना लेटर लेने के लिए उसके पीछे दौड़ी। वर्तिका खिलखिलाते हुए कमरे की तरफ बढ़ रही थी और बार बार पीछे की तरफ देख रही थी, इसीलिए सामने से आ रहे ऋषभ को नहीं देख पाती है और उससे टकरा जाती है। वो लड़खड़ाकर गिरने को हुई कि तभी एक मजबूत हाथ ने उसे कमर से पकड़ लिया। वर्तिका ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने जैसे ही महसूस किया कि वो सुरक्षित है, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने ऋषभ की समुद्र जैसी दो नीली आंखें थीं, जिससे वो चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा सकती थी। ऋषिका ऋषभ और वर्तिका को एक दूसरे में खोया देख अपना लेटर वर्तिका के हाथ से लेकर ऋषभ और वर्तिका की बलाएं लेती है और खुद से कहती है, साथ में कितने प्यारे लगते हैं। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। ऋषभ और वर्तिका दोनों का ध्यान ऋषिका पर जरा भी नहीं था। वो दोनों तो एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। कुछ देर दोनों ही एक दूसरे में खोए रहते हैं, पर तभी ऋषभ का फ़ोन बजता है, जिससे दोनों का ही ध्यान एक दूसरे से टूटता है। ऋषभ वर्तिका को सही से खड़ा करके कहता है, तुम भाग क्यों रही थी? वो राघवेंद्र जीजू का ऋषिका के लिए लेटर आया था, तो मैं देखना चाहती थी कि आखिर जीजू ने लेटर में ऐसा क्या लिखा है जो वो फ़ोन पर नहीं कह सकते। ये बोलते हुए वर्तिका ने अपने उस हाथ की तरफ देखा जिसमें उसने वो लिफाफा लिया हुआ था, पर उस हाथ में लिफाफा नहीं था। ये देखकर वर्तिका ने मुंह बनाते हुए ऋषभ से कहा, देखिए आपकी वजह से दी मुझसे वो लेटर लेके चली गई। मैं भी लव लेटर पढ़ना चाहती थी। ये सुनकर ऋषभ ने धीरे से खुद में ही कहा, मैडम कहीं मुझसे लव लेटर लिखने की डिमांड न कर दें। अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी वर्तिका ने कहा, अच्छा ऋषभ, क्या आप मेरे लिए लव लेटर लिखेंगे? मैं और लव लेटर? देखो वर्तिका, तुम भी अच्छे से जानती हो मुझे लव लेटर लिखना नहीं आता, और वैसे भी फ़ोन के ज़माने में लव लेटर कौन लिखता है? ये सुनकर वर्तिका ने उसे थोड़ा गुस्से से घूरा और कहा, आप ना ज़िंदगी भर खड़ूस ही रहेंगे। अरे ये क्या बात हुई? पहले तो तुम मेरे सामने बोलती नहीं थी और अब कितना बोलने लगी हो। ऋषभ ने वर्तिका को टपर टपर बोलते देख कहा। तो इस पर वर्तिका कहती है, पहले मैं आपसे डरती थी पर अब नहीं। अच्छा ऐसी बात है, ऋषभ ने कहा। हाँ मिस्टर व्यास। ये कहते हुए वर्तिका ने उसके गाल पर धीरे से किस की और वहां से भाग गई। ऋषभ ये देखकर मुस्कुरा दिया। ऋषिका का कमरा। ऋषिका कमरे में आकर लिफाफे को खोलती है। उसमें एक लेटर था। ऋषिका अपनी आंखें बंद करती है और फिर मुस्कुराते हुए आंखें खोलकर लेटर को खोलती है। लेटर में राघवेंद्र की खुशबू को महसूस किया जा सकता था। लेटर खोलते ही ऋषिका को ऐसा लगा जैसे राघवेंद्र उसके पास है। उसने एक बार फिर लेटर को बंद किया और अपनी आंखें बंद करके राघवेंद्र को महसूस करने लगी। शाम हो चुकी थी, इसलिए बालकनी में ठंडी हवाएं चल रही थी। ऋषिका बालकनी में रखे झूले पर आकर बैठ जाती है और लेटर को पढ़ने लगती है। लेटर में लिखा था, ऋषिका, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मन कर रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागकर तुम्हारे पास आ जाऊं। तुम्हें पता है, आज तुम्हारी याद में विवेक के चेहरे में तुम्हें देखने लगा था। वो तो खैर शुक्र है किसी एम्प्लॉय ने मुझे नहीं देखा, वरना जाने क्या ही मेरे बारे में सोचते। और वो कमीना विवेक भी मेरे मज़े ले रहा था। ऋषिका, तुम समझ रही हो, मुझसे अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम कब हमेशा हमेशा के लिए एक होंगे। मैंने ना अभी से ही सोच लिया है, शादी के बाद 6 महीने तक मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा। ना ऑफिस का काम
और ना और कोई काम लूँगा। बस तुम्हारे साथ वक्त बिताऊँगा और तुम्हें ढेर सारा प्यार करूँगा। और सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम का डिनर सब मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाऊँगा। शादी के बाद हनीमून पर तुम कहाँ-कहाँ जाना चाहोगी, मुझे अभी से बता दो, मैं सारी प्लानिंग कर लूँगा। ऋषिका ने ये सब पढ़ा तो शर्मा गई। लेटर 4 से 5 पन्नों में था, जिसमें राघवेंद्र ने अपनी मीटिंग के बारे में भी बताया था कि उसकी मीटिंग बहुत अच्छी जा रही है। उसका प्रोजेक्ट 2 दिन में फाइनल हो जाएगा और फिर होटल के इनॉग्रेशन के बाद वो सीधा देहरादून आ जाएगा और फिर अगले हफ्ते से उनकी शादियों की तैयारी होने लगेंगी। लेटर को 2 से 3 बार पूरा पढ़ने के बाद ऋषिका ने उसे होठों से लगाया और अपने सीने से लगा लिया और खुद से कहा, इसमें डेट 3 दिन पहले की पड़ी है, इसका मतलब राघवेंद्र देहरादून वापस आ गए हैं। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुद से ही कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, हमारी शादी होने वाली है, हम हमेशा हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। ये बोलकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई और राघवेंद्र के लेटर का जवाब देने के लिए पेपर कलम लेकर बैठ गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। वैसे यह चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लिएगा, और इसी तरह इस कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं।